नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सत्ता में वापसी हो फिर वो चाहे किसी भी कीमत में हो, इसके लिए सियासी दल कई प्लान बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने फॉर्मूला निकाला है और वो है स्टेटहुड की वापसी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राहुल गांधी की आज पहली रैली थी। 2 रैलियों में राहुल गांधी ने कश्मीर की जनता से 4 बड़े वादे किए और इसमें कश्मीर को फिर स्टेटहुड का दर्जा देने का वादा है। कश्मीर में कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला की पार्टी ने 370 की फिर से वापसी का वादा किया है, यानी फिर से जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले के दौर वापस लाने का वादा। सवाल यही कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 की वापसी का समर्थन करती है और क्या फिर से जम्मू कश्मीर उसी गर्त में पहुंच जाएगा जिस हालत में 10 साल पहले था, और क्या राहुल गांधी का स्टेटहुड फॉर्मूला जम्मू कश्मीर के चुनाव में काम करेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देना। इतना भी उनको ज्ञान नहीं है कि उनको ये भी नहीं पता कि कोई भी स्टेट सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये उसके अधीन नहीं है कि वो स्टेटहुड दे या ले। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है योगेंद्र जी आपका। कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करते हैं। स्टेटहुड का जो फॉर्मूला जिसकी बात यहाँ पर राहुल गांधी ने की है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये फॉर्मूला उनका काम आएगा? क्योंकि गठबंधन को लेकर तो एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, 370 की वापसी की बात एनसी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या इस वादे के साथ भी कांग्रेस है या नहीं है। श्वेता, इसमें पहली बात तो यह है कि चुनाव वहाँ विधानसभा के हो रहे हैं और हम सब जानते हैं कि स्टेटहुड जो है वो भारत की संसद देती है, यानी कि केंद्र की सरकार जो बिल लाती है और संसद में वो पास होता है तब स्टेटहुड मिलता है। तो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और राहुल गांधी स्टेटहुड का वादा कर रहे हैं। तो जिस तरह से वो दूसरे राज्यों में बेमानी वादे करते रहे, जिस तरह से झूठे वादे करते रहे, उसी तरह का एक झूठा वादा है जो कि जनता को बरगलाने का वादा है। ये केवल जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और भारत के जिस संविधान की रक्षा की बात करते हैं उसके उलट यहाँ ये बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के विपरीत ये बात कर रहे हैं। और दूसरी, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं देगी ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ जम्मू कश्मीर अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा हो जाए। वहाँ हम भी अभी भी जानते हैं कि आतंक की छोटी मोटी घटनाएं बची हुई हैं, आतंक का अभी भी थोड़ा सा असर है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे अभी भी बने हुए हैं। हम जानते हैं कि वहाँ जो 70 सालों तक व्यवस्था रही उसमें जो मानसिकता बनी है उस मानसिकता को बदलने के लिए टाइम लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है एक समय आएगा हम स्टेटहुड देने की तैयार हैं। तो स्टेटहुड की जहाँ तक, लेकिन राहुल गांधी ने इतना ही नहीं कहा, राहुल गांधी ने और भी बहुत सारी बातें कही। राहुल गांधी ने यहाँ तक भी कहा कि अब यहाँ राजा का राज है और हम, तो मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि उनका जब राज था हज़ारों जो कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, हज़ारों माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, सैकड़ों के कत्ल कर दिए गए, और आज वो जब भारतीय जनता पार्टी के राज में वापस लौट रहे हैं, कश्मीरी पंडित आज वहाँ वापस बस रहे हैं। एक ऐसा समय था जब कांग्रेस का राज था तो हर तरफ गोली और बमबारी थी, हर तरफ आतंक था, हर तरफ हाहाकार था। अब ऐसी स्थिति है कि कहीं सिमट कर रह गए हैं। अब आतंक खुलकर नहीं बोलता, जंगलों में छिपा छिपा घूमता है, छुपे वार करता है। तो ये सारी बातें हैं कि आज जब वो वापस लौटने की बात करते हैं, निश्चित तौर पे जो जिस तरह से आपने उठाया कि धारा 370,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समझौता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कह रही है कि हम वापस पुणे उसी रास्ते पे लौटना चाहते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर था। तो क्या उसी आतंक के रास्ते पे लौटाना चाहते हैं, पाकिस्तान के हाथों में देना चाहते हैं? क्या वहां वही फिर लहूलुहान करना चाहते हैं? कश्मीरी पंडित जो वापस जा रहे हैं उनको क्या वापस भगाना चाहते हैं? क्या कश्मीर को भारत से फिर अलग करने की जो साजिश है उनको बल देना चाहते हैं? तो राहुल गांधी को ये सब बताना पड़ेगा। और यहां तक ये झूठ बोलना तो बंद करें कि वो स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ बातें हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। प्रताप राव जी, आपने अहम बातें कही। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है प्रदीप जी आपका। प्रदीप जी, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव है, गठबंधन में स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन स्टेटहुड फॉर्मूले की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस होगा? इसके पीछे किस तरह की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता के दिलों पर राज कर पाएगी इस मुद्दे के साथ? क्या जनता कांग्रेस के साथ आएगी? श्वेता, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है और जो राहुल जी ने वहां बात कही है, वो वहां के लोगों की धड़कनों की बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की बात कर रहे हैं। क्योंकि 370 लगे, अब 2019 में लगा था, उसके बाद 4 साल हो गए हैं। उसके बाद किस तरह का विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, ये न सरकार बताने की स्थिति में है। वहां के लोग जिन बातों को लेकर के आपने वहां प्रशासन किया और आपने हटाया था, उसमें किसी तरह का आपने कहा विकास होगा, देश की मुख्यधारा जुड़ जाएगा, वो तो आज भी अलूफ है। आज भी वहां पे आज केंद्र की सरकार ने वहां जब से संघीय क्षेत्र बनाया है उसको, तो जहां केंद्र के अफसर जाकर के वहां लोगों को बंदर बांट कर रहे हैं, संसाधनों को लूट कर रहे हैं, जहां अपने चहेतों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल है वहां के लोगों को भला कैसे हो रहा है? सवाल यही है कि केंद्र शासन जो आपने किया, आपने स्टेटहुड को संघ में बदला, तो ये तो देश में पहली बार हुआ। आप करना चाहते थे विकास की बात नहीं हो रही है, लोगों को बांटने की बात हो रही है। और वहां के संसाधनों को आपने कहा कि हम कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा जोड़ेंगे। आप मुझे बताइए कौन से जोड़ गए, कौन से वहां पे जो है हत्याएं बंद हो गई, वहां किस तरह का विकास लोगों का हुआ है। और अब संघ की सरकार बनाने के बाद आप यूटी कट बना दिया, तो वहां जम्मू कश्मीर में अब राजशाही हो गई। वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राजशाही कर रहा है, वो राजा की तरह बिहेव कर रहा है, वहां लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। तो सवाल यह है कि जिस राजाशाही से पिन छुड़ाने के लिए 1947 में हमने प्रयास किया कि वहां लोकतंत्र की स्थापना करें, उसमें वापस राजशाही को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। ठीक है प्रदीप जी, आपने बोला कि 2019 के बाद से कोई स्थिति बदली नहीं है, विकास की बात कही गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या वाकई में आपको नहीं लगता 370 हटने के बाद की तस्वीर कुछ तो बदली है? जहां आतंकवादी, पत्थरबाजी, युवा किस तरह से संलिप्त रहते थे, कम से कम इसमें थोड़ा बदलाव आया। दूसरे राज्यों से लोग जा पा रहे हैं। खबरें हैं कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर आज भी हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत हो रही है, और राजस्थान वो प्रदेश है जहां के सैनिकों की सबसे शहादत इस मामले में होती है। हर माह 1 से 2 सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने कहा चप्पे चप्पे पर हमने सैटेलाइट लगा दिया, हमारी निगाहें, हमारी सेना। अरे सवाल है कि जब आपने इतना विकास कर लिया, एक पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं मच्छर जैसा देश, वो देश आपसे काबू नहीं आ रहा, आपके शहीदों की शहादत बंद नहीं हो रही, तो सवाल यह क्या कम्जोरी है? आपने इसके बावजूद प्रताप राव जी 370 हटने के बाद 5 साल हो गए, विकास कुछ नहीं हुआ, जो प्रदीप जी ने कहा उसका एक जवाब दे दीजिए। क्योंकि मैं खुद 2-3 बार कश्मीर गया जी। हमारा अभियान था कि लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, लेकिन हम नहीं फहरा पाए क्योंकि कांग्रेस का शासन था। रामबन में, उधमपुर में हमें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वहां तक लाल चौक तक कोई जा ही नहीं सकता था। इस बार लाल चौक में इस बार 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया, तो 1 किलोमीटर तिरंगा, लंबा तिरंगा कश्मीर के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथों में था, और 1 किलोमीटर लंबी जो है जुलूस निकला तिरंगे को लेकर। ये लाल चौक की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, रिकॉर्ड पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड टूरिस्ट वो कश्मीर में आया है। वहाँ पूरा बदल गया है। जो शिकारे बंद हो चुके थे, जो डल झील सूनी हो चुके थे, आज चहचहा रही है, दुनिया भर के लोग जाने। और दूसरी बात, आम लोग तो वहां जा ही नहीं पाते थे। इस बार G20 का सबमिट भी हुआ है, तो देखिए इन सब बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। जो वहां परिवर्तन आया है, क्योंकि कांग्रेस अपने तरह से सोचती है, क्योंकि उसको एक खास तरह से अपना वोट बैंक बनाना है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील मामला है। इसके चुनाव हो, चाहे कोई बात हो, तो वहाँ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हम अभी कल जिस राहुल गांधी के जिस दौरे की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे प्रदेशों के लोगों को, भारत के प्रदेश के दूसरे प्रदेशों के लोगों को टेंडर दिए जा रहे हैं, वहाँ सौदे किए जा रहे हैं।
क्या कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या दूसरे प्रदेशों की जो कंपनियां नहीं आती? क्या जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी नहीं आई? क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं आई? तो जम्मू कश्मीर में अगर दूसरे प्रदेशों की आती है तो ये इस तरह से अपने आप को बेहतर और दूसरे नहीं, ये इतना सा नहीं है, ये देश से अलग करने की साजिश है, ये लोगों के दिमाग में अलगाववाद भरने की साजिश है। बस वापस रुक करेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेंद्र जी, जब कुछ शब्दों की हम बात करते हैं, सामने हो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन, स्टेटहुड फॉर्मूला, क्या सबसे पहले जहन में आता है? आपको क्या नजर आता है? क्योंकि यही चर्चा, यही मुद्दा, विधानसभा चुनाव, एक तरफ विकास की बात कश्मीर की कही जाती है, दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है पार्टियां। देखो श्वेता, भारत के राजनीति का ये सत्य है कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी दल कुछ भी कर सकता है। मैंने कोई भी दल बोला है, इसमें कोई दल पीछे नहीं है। अब अगर कश्मीर की आप बात करेंगे तो कश्मीर में जरा इस बारीकी रेखा को समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कि हमने धारा 370 को हटाया, दूसरा 370 को हटाने के बाद में कश्मीर में दशा और दिशा बदली एक हद तक, उसका आप निर्णय नहीं कर सकते। अब कांग्रेस क्या कहेगी? तो कांग्रेस ने सीधा स्टैंड उठाया, वो जो वहां के लोकलाइट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी जो भावना है कि आज 4 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार आपको अपने अंडर में रखना चाहती है, इंस्टीट्यूट बनाकर आपको अधिकार नहीं देना चाहती। तो उसके पीछे मकसद ये है कि ये सारी बात उठा करके वहां का जो लोकल पर्सन है उसकी भावना को उद्वेलित किया जाए कि आपको अभी भी वो दबाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते तो भी वो स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते जब तक केंद्र में नहीं आते। और उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कही कि INDIA की गवर्नमेंट बनेगी केंद्र में, उसके बाद हम दिलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये स्टैंड राहुल गांधी का वही है जब वो कहते हैं कि जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना हम मजबूर कर देंगे आपको करने के लिए। तेवर वही वाले हैं उनके। तो वही कह रहे हैं कि हमको आप जिताएंगे तो मजबूर कर देंगे। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि वो घाटी में बात ये कह करके दलित कर सकते हैं घाटी के लोगों को, पर क्या ये बात जम्मू में लागू होगी? क्या जम्मू में लोग उनका साथ देंगे? क्योंकि वहां 2 जगह डिवाइडेड है, जम्मू है, लद्दाख क्षेत्र और घाटी है। तो जो एक चीज आप वहां पर कहते हैं उसका रिवर्ट असर होता है दूसरी जगह पर। तो मुझे लगता है कि ये वहां घाटी में हो सकता है कि उनके पास और कोई योजना नहीं होगी तो शायद ये असर कर जाए। अब यहां पर जो एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं जो भाजपा के लिए भी है कि वहां जो राहुल गांधी कहते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वहां विकास हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, विकास हो रहा है, वहां उद्योग लगेंगे, फैक्ट्री लगेगी, लेकिन क्या उसका फायदा लोकल लोगों को होगा? अगर वो जैसे अयोध्या में हुआ कि अयोध्या में तमाम तरह के विकास हुए, लेकिन वहां पे क्यों हारे? क्योंकि वहां जो लोकल अयोध्या के लोग थे उनको बहुत कुछ नहीं मिला, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। तो अगर वो वहां पर उनको जो लोकल श्रीनगर के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, अगर उनको उसका बेसिक फायदा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस उसी का फायदा उठाकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी अपने मुद्दे लेकर आ रही है, राहुल गांधी का दौरा। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कह दिया है कि बीजेपी से गठबंधन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे और उसके समाधान के लिए पिछली बार 2015 में गठबंधन हुआ था, 2018 में किस तरह से हटे और उसके बाद की स्थिति सभी को पता है कश्मीर की। ऐसे में आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या प्लस जानने वाला है या क्या स्टैंड बीजेपी ले सकती है इस विधानसभा चुनाव? देखो, जहां तक सवाल बीजेपी का है, जो जम्मू रीजन है वो जम्मू रीजन के अंदर हमेशा बीजेपी अपना प्रभुत्व रखती आई है। और मुझे लगता है कि जो ट्रैक चला रहा है जम्मू के अंदर, उस ट्रैक पे बीजेपी को जाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है श्रीनगर का, क्योंकि जब तक आप श्रीनगर में वोट हासिल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी हालत में सरकार में नहीं आ सकते, फिर आपको किसी को साथ में लेना पड़ेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी एक बारीक सी रेखा श्रीनगर में खींच रही है कि हमने धारा 370 को हटाकर रोजगार यहाँ पैदा किए, फैक्ट्रियां पैदा करेंगे, यहाँ पर धन की वर्षा होगी, टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, क्या वो लोकलाइट समझेगा? अगर लोकलाइट पर उसका असर होगा तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह वहां बढ़त हासिल कर लेगी। लेकिन अगर लोकलाइट्स को बाकी दल ये समझाने में समर्थ हो गए कि धारा 370 हटाने के बाद में भी आपको नुकसान हुआ है, अभी भी आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, आजादी नहीं दी जा रही है, बल्कि आगे जाकर के बाहर के लोग आके कब्जा कर लेंगे, तो यकीन मान के चलिए फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। उस केस में होगा ये कि बहुमत शायद किसी का नहीं आएगा और फिर एक चक्रव्यूह में कश्मीर फंसेगा, उसमें से कैसे निकलेगा बाहर ये फिर आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, अब देखिए योगेंद्र गुप्ता जी जो बात कही है, मैं इस बात में जोड़ते बात कहना चाहता हूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से पहले उन्हें पता है कि वो चुनाव में जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली की तरह राज्यपाल को सशक्त करने का काम किया ताकि सरकार बने, उसके बावजूद भी सारी शक्तियां राज्यपाल के अंदर रहें।
ये उनकी नियति को दर्शाता है। ठीक है, प्रदीप दिल्ली जी। में जिस तरीके से हाँ। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह अब्दल के माध्यम से उन्होंने फेल करने की कोशिश की, उसमें कब्जा करने की कोशिश की, वही तैयारी जम्मू कश्मीर में भी वो ठीक है। करने की बात लेकिन की है। प्रदीप जी, अभी आपने इसलिए एक बात कही, राज्यपाल प्रदीप जी। को अधिक अधिकार ठीक देकर है। के उन्होंने दर्शा दिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए राज्यपाल के माध्यम ठीक से है। लेकिन प्रदीप जम्मू जी, कश्मीर में भी वो प्रदीप इसी जी, तरह का शासन प्रदीप करेंगे जी, हाँ। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में शासन ठीक है, चलाया। प्रदीप और जी, जिस तरह से प्रदीप चुनी जी, सरकार सवाल को भी सुनिए, अपदस्थ करने की सवाल बात भी की सुनिए, है, सवाल उसी भी तरह से सुनिए। वो माहौल ठीक जम्मू है। कश्मीर में भी पैदा करेंगे। प्रदीप जी, ये आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि हाँ। 370 हटाने के 4 साल बाद तक विधानसभा चुनाव नहीं कराई सरकार ने। अच्छा। जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर उन्होंने 370 हटाया था, उसमें 4 साल तक चुनाव नहीं कराई बात। तो सवाल यह कि चुनाव क्यों टाले गए? इसलिए टाले गए कि उनके माहौल उनके पक्ष में नहीं था। चलिए ठीक उन्होंने है, लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं इसी की। पर जवाब प्रताप जी जी। से लेते। प्रताप जी, ये क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का मुद्दा आया है, तब से बार बार कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जाती है कि चुनाव विधानसभा के कराए क्यों नहीं गए, और फिर ये बात कहती है क्योंकि बीजेपी हार रही है और अभी भी चुनाव होंगे तो हारेगी। ये इसका आधार क्या है इनका? क्यों बार बार ये सवाल उठ रहा है और चुनाव क्यों नहीं कराएगा? उसके पीछे की स्थिति क्या थी? क्योंकि बीजेपी तरफ से कहा गया कि सामान्य स्थिति होने का इंतजार किया जा रहा था। श्वेता जी, जब चुनाव होते हैं तो ये तो सामान्य बात है कि सामने वाली पार्टी हार रही है, मैं ही मजबूत हूँ। और हम सब जानते हैं कि 1990 से कांग्रेस लगातार कही जा रही है और लगातार हारे जा रही है। बहुमत नहीं आया है उसके बाद उनको कभी। लगातार कहते रहे सरकार आएगी आएगी, आज तक नहीं आया। लगातार हार रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, और फिर भी इनका जोश बना हुआ है। और राजनीति में होना भी चाहिए, क्योंकि बिना जोश के तो दल कैसे चलेगा, और ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर ये कहते हैं कि बीजेपी जीत रही है तो ये जम्मू कश्मीर का चुनाव कैसे लड़ेंगे? इसलिए इनको इसकी स्वतंत्रता है, इनको कहना भी चाहिए, इसके लिए कोई हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है मेरा जम्मू कश्मीर को लेकर, कि कांग्रेस पूरे देश में जातियों में जनता को बांटकर, हिंदुओं को बांटकर अपने राज को लाना चाहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरह से धारा 370 हटाकर किस मुश्किल हालातों में भारत के साथ उसका एकीकरण किया गया। नहीं तो धारा 370 को छूने में ही डर लगता था कांग्रेस को, तो उसको जिस तरह से जोड़ा गया है। तो मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के विषय में कांग्रेस को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये भारत माता का मस्तक है, ये भारत के अखंडता की बात है, एकता की बात है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ हमें आपका, राजनीति ऐसी करनी चाहिए जो इस तरह से नुकसान नहीं हो। बिल्कुल ठीक है आपने कि जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह वहां पर चुनाव हो रहे हैं तो उसको भी 3 चरणों में किया जा रहा है, क्योंकि संवेदनशील है और अच्छे से चुनाव संपन्न हो सके, ये कोशिश है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इन चुनाव में क्या रहने वाला है? गठबंधन को लेकर भी कहा जाता है कि बीजेपी भी अंदर खाने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती का ये बयान आता है, महबूबा मुफ्ती का, कि हम तो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या कोशिश बीजेपी की है गठबंधन को लेकर, या पूरी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी अपने मुद्दों को लेकर? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी कहा गया था कि 370 हट गई, पूरा सफाया हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि वहाँ 3 सीटें बीजेपी ने जीती वहाँ, और फिर ये कहा गया कि वहाँ जो लोग हैं ना 370 का विरोध करने के कारण चुनाव में मतदान करने नहीं आएंगे। लेकिन रिकॉर्ड मतदान हुआ, और रिकॉर्ड मैंने पूरे आज़ादी के बाद पहला रिकॉर्ड मतदान इसी बार हुआ। तो हम सब जानते हैं कि इन लोगों के पास जनता की नब्ज टूट चुकी है, ये जनता से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि लूटा है जम्मू कश्मीर की जनता को, लूटा है कांग्रेस ने, एनसी ने और यहाँ तक कि पीडीपी ने। इन्होंने अपने अपने शासन में जनता को नोच के रख दिया, बिल्कुल उनको चूस लिया। वहाँ की जनता जानती है कि बीजेपी ने धारा 370 हटाई और लगातार जो केंद्र का शासन है उसके बाद उन्हें खुली हवा में जो सांस लेने का मौका मिल रहा है, उन्हें आगे तरक्की करने का मौका मिल रहा है। इसलिए वहाँ की जनता पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। इन 5 सालों में जो तस्वीर बदली है उसी लेकर ही जनता के बीच में बीजेपी जाएगी, ये तो जाहिर तौर पर है विधानसभा चुनाव में। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, बार बार एक बात कही जा रही है कि कश्मीर की जनता तो आके कुछ नहीं कह पा रही, लेकिन कश्मीर की जनता के नाम पर हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। जनता क्या चाहती है, चुनना भी वहां पर जनता को ये कि वो अपनी सरकार कैसे चुनती है, किससे चुनती है। लेकिन वास्तु स्थिति की अगर बात करें कि आखिर हकीकत क्या है, तस्वीर तो बदली है, भले कोई इसे एक्सेप्ट करे या इसे नकारे कि पहले जैसी स्थिति तो नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता के लिए सबसे अहमियत क्या रखने वाला है इन चुनाव में, क्योंकि सबके मुद्दे अपने अलग अलग हैं? नहीं देखो श्वेता, जहाँ तक कश्मीर की जनता का सवाल, डेफिनेटली स्थिति बदली, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भले कुछ भी कह लें, आप किसी भी दल में हो,
क्योंकि पहले की जो हालत थी जब धारा 370 नहीं हटी थी और अब जो हालत है उसमें डेफिनेटली आप ना तो इतना कभी टूरिस्ट जा सकता था, ना भी फ्रीडम से कभी लाल चौक पर आप जा सकते थे, ना झंडे फहरा सकते थे। तो स्थिति तो बदली है, इस आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसा शुरू में आपको कहा था कि वहां की जो लोकल जनता है उसको उसका कितना फायदा मिलता है आपको ये देखना पड़ेगा। जहां तक स्टेटहुड का सवाल है तो बीजेपी से एक सवाल जरूर लाजमी बनता है जो कांग्रेस पूछ रही है, मुझे लगता है उनका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो क्या परिस्थितियां जिसकी वजह से 4 साल के बाद भी आप उसको स्टेटहुड नहीं बनाना चाहते, नंबर 1। दूसरी बात, अगर नहीं बनाना चाहते तो वो कौन सी परिस्थिति होगी जब वो बनाएंगे, और अगर ये चीज वो क्लियर कर देंगे तो मुझे लगता है कि घाटी की जनता को भी समझने में आसानी होगी। नहीं तो जो घाटी की जनता का जो मन है और जो उनके दिलो दिमाग पे चीज अगर असर डालती है कि अभी भी हमको किसी के अंडर में काम करना है, प्रेशर में काम करना है, हमको आजादी नहीं मिलेगी काम करने की, या लोग अगर यहाँ कब्जा कर लेंगे, तो यकीन मान के चलिए ये एक वापस से एक बुरा सा स्वप्न है। अगर ये चीजें वहां पैदा होती हैं वो पैदा नहीं होनी चाहिए। भाजपा का दायित्व है कि इन सारी चीजों को वहां पे क्लियर करे और उसके बाद वो चुनाव में जाए। इसका भी डर वहां की जनता को हो सकता है, क्योंकि वक्त खत्म होने की कमेंट आप दोनों जरूर चाहेंगे, इसका भी जवाब प्रताप जी। देखिए श्वेता, जिस तरह जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बयानबाजी करनी चाहिए, सेंसिटिव होकर, राहुल गांधी को विशेषकर, क्योंकि जिस तरह की छिछालेदारी और जिस तरह का लड़कपन उनमें है, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं और अभी आज भी जिस तरह की बोल के आए हैं, उससे वो बचे हैं। देश के एकता का सवाल है, जम्मू कश्मीर के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, वो हमारी मातृभूमि का एक हिस्सा है, उसको समझने की जरूरत है। उसे अब तोड़ने की कोशिश वो ना करें, उसे अब भारत के साथ अलग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता रहेगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। मेरी तो यही विनती है कि कांग्रेस के लोगों से भी कि वो इस अखंडता को आंच नहीं आने दें। ठीक है डॉक्टर प्रदीप। देखिए, जहां तक बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी एक बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में वोटों को विभाजन कर सत्ता में आते हैं। यह बात राहुल गांधी ने समझ ली है और अब उनकी राजनीति का मेन फोकस यह है कि इंडिया गठबंधन को ला करके वो देश में सभी बीजेपी सरकारों को अपदस्थ करना चाहते हैं। और वो जानते हैं, इसीलिए वो इस बार कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करते हुए उन्होंने हरियाणा में कहा हम साझेदार होंगे, जम्मू कश्मीर में उन्होंने समझौता किया है, हम इंडिया गठबंधन के माध्यम से बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। ये राहुल गांधी ने तय कर लिया और राहुल गांधी जी मतों के विभाजन को रोककर इंडिया गठबंधन के साथ जाकर इनको सत्ता से बाहर करेंगे। राहुल गांधी वोटों के सौदा करें और वो उद्देश्य सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ये सौदागिरी बंद करें, ये सफल होते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, स्टेटहुड फॉर्मूला है, राहुल गांधी इस फॉर्मूले की बात करते हैं, लेकिन क्या इस फॉर्मूले से जीत दर्ज हो पाएगी या नहीं, बेहद अहम है। संवेदनशील है राज्य जम्मू कश्मीर। विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, 370 धारा हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। स्थितियां, तस्वीर बदली है, भले से विपक्ष ना माने, लेकिन उस बदली हुई स्थिति और जम्मू कश्मीर की जनता के मन टटोलना भी जरूरी है, और किसके साथ जाती है ये भी बेहद अहम है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ही संभल कर न सिर्फ नेताओं को चुनाव प्रचार में जाना चाहिए, लेकिन वादे भी उसी हिसाब से किए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार जो घोषणाएं की जा रही हैं वो भी सवाल खड़े करती हैं। और इसलिए दिलचस्प तो जम्मू कश्मीर के चुनाव है ही, और बहुत कुछ है, जीत हार यहां पर तय करेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है वहां की आवाम पर, जनता पर, कि आखिर वो किसके साथ जाती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन इस बीच